Hello students, welcome to this video. So we are in the second chapter now of political science, federalism. फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक वो हो सकते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल और हाउ पावर इज़ शेयर्ड, है ना, जो डिफरेंट फॉर्म्स में पावर शेयरिंग होती है। लास्ट टॉपिक वो इम्पॉर्टेंट था सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो वो डेटा है कुछ कि क्या रियलिटी था ब्रसल्स का, रीजन वाइज श्रीलंका का, या एक वर्ड वहाँ पे एलम करके दिखा जो डिमांड कर रहे थे श्रीलंकन तमिल्स डिफरेंट स्टेट बनाने का या डिफरेंट एक रीजन का, जो कि उन लोगों के ध्यान में रखते हुए हो, है ना। तो वो सब आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड हाउ पावर इज शेयर्ड तो वो डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब यही है कि पावर कहीं से लेकर के कहीं को बांटना, या कहीं पे सेंट्रलाइज्ड है तो उसको डिसेंट्रलाइज करना, है ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांटना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे पावर थे तो अगर बहुत सारे स्टेट्स में बटी है वो कंट्री तो उसको पावर देना, है ना, कि ऑटोनॉमी, फ्रीडम उन लोगों को अपने रीजन को गवर्न करने का मिले। हर कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से टॉप से डिसाइड नहीं कर रहा हो। और हमने पहले ही चैप्टर में बोला था कि ये चैप्टर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ही है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है ये पूरा चैप्टर। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब ये पावर बांटने का तरीका है ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे क्या हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट और भी डाइवर्सिटी, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोकल लेवल पे भी अगर पावर शेयर किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म ओनली। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंजेस देखने को मिले, बेल्जियम के एग्जांपल से हमने देखा भी कैसे पावर शेयर किया गया और देश के लिए सही साबित भी हुआ, है ना। अब आ जाओ ये फीचर्स, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद इन फीचर्स को कंपेयर करेंगे इंडिया से कि क्या ये सब, अगर इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो क्या ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मिलते हैं तो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, अगर नहीं है यानी कि कुछ कमी है या ट्रू सेंस में फेडरल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग क्या है, फेडरल इन नेचर है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है, यानी कि यहाँ पे ऑटोनॉमी तो है स्टेट्स को, लेकिन बहुत सारे मामलों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ही लास्ट से होगी, यानी कि वो जो करेंगे वो सर्वमान्य होगा। ठीक है। अब देखो फेडरलिज्म के तहत एक बात गौर करने वाला, अंडर द यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी मतलब जहाँ पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और उसी का चलता हो। इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो यूनिटरी चूँकि नेचर है तो होगा भी अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो इसका चलेगा नहीं। जो ऑर्डर आएगा ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का वही चलेगा, यानी कि इसको ऑटोनॉमी या फिर फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स नहीं चाहेगा। ठीक है। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। बटे होंगे वहाँ पे दायरा, अभी हम लोग देखेंगे जुरिस्डिक्शन एक शब्द, क्षेत्राधिकार, सबके क्षेत्र बटे हुए हैं। आप इस चीज़ पे टैक्स ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ पे ले सकता है, आपके दायरे ये हैं नियम बनाने के। ठीक है। तो ये होगा फेडरल का नेचर, जो कि सही है। सो फेडरलिज्म के तहत कम से कम दो लेवल पे पावर शेयरिंग होगा, कम से सेंट्रल और स्टेट, ज़रूरत पड़ने पे तीसरे लेवल पे भी हो सकता है। अब जो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट के बटे होंगे पावर, उसका जुरिस्डिक्शन होगा। अगर ये डिसाइडेड नहीं होगा कि किसका क्या क्षेत्राधिकार, इन द सेंस अधिकार किसका कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक लिमिटेड है, तो ये ज़रूरी है, पता होना चाहिए अपना सबका दायरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। तो इससे भी क्या होगा कि लेजिस्लेशन, नियम कानून बनाने के लिए, टैक्सेस लगाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब गवर्न करने के लिए वो ज़रूरी होगा। ठीक है। और जुरिस्डिक्शन जो है वो लेवल पे भी बटा हुआ है, जैसे कि एक एमपीज़ होते हैं उनका जुरिस्डिक्शन बटा है, एमएलएज है उनका जुरिस्डिक्शन बटा हुआ है। उसी तरह से पुलिस स्टेशन है, उसका अपना एक मतलब रीज़न होता है जहाँ तक उनके पावर होते हैं, फिर रीज़न बदलने पे दूसरे के अंडर आता है वो। फिर है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। अगर आप
फेडरल कंट्री कह रहे हो अपने आप को, तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल और केवल खुद अपने मर्जी से कर रहा हो। कोर्ट्स, जो जुडिशियरी है, उसके पास पावर होगा देखने का, कुछ अगर डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, कहाँ पे कौन से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ पे टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ पे टैक्स लगाएगी, ये सब फेडरल होने के नेचर है। 7th पॉइंट है, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फेडरलिज्म कोई कंट्री अपनाएगा, इसलिए अपनाएगा क्योंकि वो देश में यूनिटी बरकरार रहेगी, है ना, उस देश की यूनिटी बरकरार रहेगी। और ये तो हर देश चाहेगा कि वो टूटे ना, वो बटे ना, ठीक है ना। जो डाइवर्सिटी है, जो अलग लोग हैं, सबको लगे कि हम सबका बात रखा जा रहा है, हम सबका ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट से डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कुछ रूल होंगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मानने होंगे इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि दे रखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी मानने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो है कौन से कंट्री का जो फेडरलिज्म अपनाने का तरीका है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है उसके हिस्ट्री पे, है ना, कि कैसे उस कंट्री का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके बेसिस पे दो तरीके देखने को मिलते हैं, है ना। एक है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। नाम से ही देखो, थोड़ा फोकस करो। कमिंग टुगेदर यानी कि स्टेट्स हैं जो आपस में मिल करके आए हैं और देश का निर्माण किए हैं, ठीक है। और होल्डिंग टुगेदर, होल्ड करके रखे हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है, वो होल्ड करके रखे हुए कि तू इस देश का हिस्सा है, आप हमेशा के लिए रहोगे जब तक हम नहीं चाहते, कुछ इसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर का एग्जांपल आप ध्यान में रखोगे। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर, जहाँ के एग्जांपल्स है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ठीक है। इन दिस कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, जैसा कि अपने यहाँ देखने को मिलता है बहुत सारे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है ना, या लास्ट से जो है अभी हम लोग देखेंगे रेसिडिवरी पावर्स, उसमें पता चलेगा। तो ये हो गया फेडरलिज्म, कोई कंट्री अपनाता है या कोई कंट्री फेडरल है तो ये फीचर्स देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये अच्छे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लिस्ट आउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और व्हाट द बेनिफिट्स विल बी सीन इफ़ अ कंट्री इज़ फेडरल। तो इस तरह से सवाल बहुत सारे फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं, बस पॉइंट्स आप ध्यान में रखो कि हाँ ये है फीचर्स। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो इंडिया को फेडरल वही बनाएगा जो उसके फीचर्स अगर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो जो भी फीचर्स हैं अगर ये यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जैसे देखो पहला पॉइंट क्या था कि डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट होंगी, तो यहाँ पे है ना, सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जुरिस्डिक्शन बटा होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन बटा हुआ है कि नहीं है, टैक्सेस कौन कहाँ लगाएगा उसका दायरा बटा होगा, ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये देखो टॉपिक एक पढ़ा हमने, नेक्स्ट टॉपिक उससे हमारा कवर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे डिफरेंट लिस्ट होते हैं जिसमें ये पता जिक्र होता है कि कौन से गवर्नमेंट का किस चीज़ पे नियम कानून बनाने का अधिकार है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब हैं जिन पे यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकते हैं, जैसे कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज़ होता है, पूरे देश को अफेक्ट करता है, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। अब स्टेट लिस्ट में आ जाओ तो पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। कंकरेंट लिस्ट में यानी कि इन दोनों के पास अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अधिकार है इस पर रूल्स बनाने को। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। लेकिन दोनों ने नियम बना दिया, चलेगा किसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ जो भविष्य में ज़रूरत लगेगा होगा देश को, उन सब का जिक्र किया गया होगा तीनों ही लिस्ट में, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे नए नए चीज़ें दुनिया में देखने को मिलेगा समय के साथ, तो वो सब रेसिडिवरी सब्जेक्ट जो है इस पे जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अधिकार दिखेगा रूल्स बनते हुए, ठीक है। अब देखो वी नोटेड अबव दैट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट। सही बात है, होल्डिंग टुगेदर जो है इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर दिखती है, ठीक है, लेकिन वो लोग भी रियलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ जगह पे ज़रूरत होता है तो अलग हटके भी डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स का नाम मेंशन्ड है यहाँ पे देखो, कुछ आर्टिकल जो है उनको अलाउ करती है, एक्स्ट्रा फ्रीडम देती है या ऑटोनॉमी देती है चीज़ों को अपने तरीके से गवर्न करने के लिए, क्योंकि उस रीजन का रियलिटी कुछ अलग होगा, ठीक है। जैसे कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ हो सकते हैं तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, तो बाकी और स्टेट्स में जो तरीके अपनाए जा रहे होंगे
उन उससे यहाँ पे अलग आपको चीज़ें देखने को मिले। दीज स्पेशल पावर्स क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको देता है स्पेशल पावर। दीज स्पेशल पावर्स स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। अब वहाँ के लोग हैं, अगर हर तरह के लोग चले जाएंगे तो उनकी आइडेंटिटी मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे कुछ डिसीजंस भी लिए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, सारे स्टेट्स बराबर भी नहीं है इन द सेंस, ये अगर देखो नागालैंड, अरुणाचल, ये सब क्या है, ये सब स्टेट्स ही हैं, यूटीज़ तो नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ स्पेशल पावर है ना। क्यों? क्योंकि हमने समझा है वहाँ के रियलिटी को और पावर शेयर किया है डिफरेंट तरीके से। अब देखो, ये कुछ यूटीज़ भी, यूनियन टेरिटरीज़ भी है, सारे के सारे स्टेट्स नहीं हैं इंडिया में। तो यूटीज़ पे किसका ज़्यादा कंट्रोल? सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको मॉनिटर करती है ना। और कुछ ऐसे यूटीज़ है जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, जैसे कि दिल्ली हो गया। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो कहते हैं ना, कोई एक चीज़ का बेसिक ये होना ही चाहिए, ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल है। उसी तरह से पावर शेयरिंग करना, फेडरलिज्म को अपनाना, फेडरल होना, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक पार्ट है। ठीक है, अब कुछ भी अगर चेंज आपको करना है फेडरल नेचर से रिलेटेड, तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी आपको राय लेना पड़ेगा। इन द सेंस उनका भी अधिकार होगा कि ये बदलाव होना चाहिए या नहीं कहने में। ठीक है, कुछ ऐसा नियम बनता भी है पार्लियामेंट की तरफ से, तो वो आधे से ज़्यादा स्टेट्स उसको अप्रूव करने चाहिए, रेटिफाई करने चाहिए। कुछ अगर डिस्प्यूट आता है तो जुडिशियरी उसमें देखेगा और हाई कोर्ट से ऊपर, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, है ना, ये सही है गलत है, वो डिसाइड करेगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कुछ ऐसा आता है तो। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस? अब इंडिया में तो देख लिया फेडरल है, फीचर्स जो भी हमने पढ़े उसमें सब में टिक मार्क है कि हाँ इंडिया में ये चीज़ें देखने को मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस किस तरह से होता है ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। लिंग्विस्टिक स्टेट सबसे पहला पॉइंट है। उससे भी पहले देखो, कोई भी कंट्री कितना सक्सेसफुल होगा पावर शेयरिंग को अपनाते हुए, ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लीडर्स जो हैं कितने जो है वो ब्रॉड माइंडेड हैं या दूरदर्शी हैं, है ना, रियलिटी वो समझते हैं। केवल और केवल नियम होने से, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होने से कोई चीज़ सक्सेस हो जाएगा ज़रूरी नहीं है। वहाँ के लीडर्स, वहाँ के लोग जो है सक्सेसफुल बनाएंगे, है ना। तो देखो, लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि भाषा के आधार पे स्टेट्स जो बटे, कहीं ना कहीं आपने इस बात का ध्यान रखा कि पावर शेयरिंग होना चाहिए, इस वजह से भी क्योंकि इस भारत में, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो डाइवर्स इस वजह से हैं क्योंकि ये अलग भाषा बोलते हैं। तो जब आज़ादी के बाद भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाने की बात आई तो लीडर्स जो है उस वक्त रिलक्टेंट थे, थोड़ा हिचकिचाहट उन्होंने दिखाया था कि कहीं ये देश के लिए घातक साबित ना हो, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं कंट्री को स्ट्रेंथन करने में और मजबूत बनाने में मदद किया है। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे देखो कितने सारे स्टेट्स बने। पहला जो था वो आंध्र प्रदेश 1956 में वो बना था, लेकिन उसके बाद से डर था एक कि कहीं भाषा के आधार पे तो 500 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग द डायलेक्ट्स। तो वैसे तो उतने सारे डिफरेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, बट ऐसा कुछ अब तक नहीं हुआ है। लैंग्वेज पॉलिसी, क्या आप एक भाषा को श्रीलंका की तरह आपने नहीं अपनाया है देश के लेवल पे, तो यानी कि सब लोगों को लगता है कि नहीं, देश की कोई एक भाषा से पहचान नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं और इस देश का कोई राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये लोगों को जोड़ करके रखने में काम आएगा, क्योंकि देखो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है और इंग्लिश भी है, लेकिन एक समय था कॉन्स्टिट्यूशन जब बना और आज़ादी मिली उस समय कि हम लोग इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रखेंगे और आगे चल के हटा देंगे और हिंदी रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी भी जो है बस जस्ट 40% लोग बोलते हैं, तो इसको नेशनल लैंग्वेज बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हालांकि डिमांड होता है क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रहती है इसको प्रमोट करना। तो जब भी ऐसा कुछ बात होता है तो साउथ इंडियन स्टेट्स जो है अपना वॉइस रेज करते हैं, तो क्यों ही ऐसा कुछ डिसीजन लेना जिससे देश के स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में आ जाए। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज अभी भी हिंदी और इंग्लिश कंटिन्यू हो रहा है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारा। ये भी कहीं ना कहीं देश को जोड़ के रखने में अपना रोल प्ले किया है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, बट
प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि उसको नेशनल लैंग्वेज बना देना, ठीक है। और इसकी वजह से टसल भी देखने को मिलता है। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन में आपको क्या समझना है कि एक समय था जब इंडिया में जो है वो एक ही पार्टी हुआ करती थी जिसकी सेंट्रल में भी पावर होती थी और स्टेट में भी पावर हुआ करती थी, तो उस वक्त ज़्यादा कुछ टसल देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट पार्टीज़ आते गए रीजनल लोकल लेवल पे, स्टेट डिफरेंट स्टेट्स में, तो क्या हुआ कि पावर चेंज होना शुरू हुआ, यानी कि पावर शेयर होना डिफरेंट पार्टीज़ के पास चला गया। और इस तरह से भी तो पावर शेयरिंग का एक हमने फॉर्म देखा था। तो क्या हुआ कि डिफरेंट पार्टीज़ जो है अलायंस करके सरकार बनाने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया। उससे पहले तक क्या होता कि कोई वॉइस रेज ही नहीं करता था कि सेम ही पार्टी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो क्या ही कहें, हमारी पार्टी की सरकार है ऊपर भी। तो जो इशूज़ भी होते थे वो दिखते नहीं थे या रेज नहीं होते थे। लेकिन 1990 के बाद से जो है डिफरेंट पार्टीज़ आना शुरू हुए पावर में, खास करके स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो है वो अपने जो जेन्युइन इशूज़ हैं उसको रेज करना शुरू किए। और जो गवर्नर के थ्रू वहाँ पे रूल होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब में भी कमी देखने को मिला, ठीक है। अब ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए दिखाया गया है कि इतने परसेंटेज लोग हैं इस भाषा को बोलने वाले। लास्ट जो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जस्ट सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट है, यानी कि पावर केंद्रित नहीं है एक जगह पे। आप ध्यान में रख रहे हो अपने कंट्री के रियलिटी को और पावर को बांट रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला इंडिया में, क्योंकि स्टेट्स को तो पावर मिल गए थे या डिफरेंट स्टेट्स थे इंडिया में आज़ादी के बाद से ही, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है आधिकारिक पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो बहुत ही लेट मिला। पहले भी था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी अपने यहाँ इंडिया में, लेकिन उसके जो मतलब टाइम टू टाइम इलेक्शन है या फंडिंग है उनको, ये सब रेगुलर नहीं था। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया तो रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, है ना। फिर उनको जो फंडिंग है ऊपर के गवर्नमेंट से उसको देना जिम्मेदारी हो गया। फिर उसके बाद एक नए बॉडी का इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ जो कि इन जैसे इलेक्शंस को ही देख रेख करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पंचायती राज इलेक्शंस को नहीं रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि और भी पावर को नीचे तक शेयर करना, ठीक है। वही बता रखा है इंडिया की रियलिटी को कि इतना बड़ा कंट्री है तो कैसे दो ही लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, तीसरे लेवल की भी ज़रूरत महसूस हुई और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन को वही डिफाइन कर रखा है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, यानी कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में अपने और पावर को नीचे तक बांट दिया है, ठीक है। क्योंकि पता होता है ना लोकल लेवल पे लोगों को कि यहाँ की रियलिटी क्या है, यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, तो ये चीज़ यहीं के लोग बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। फिर ये 1992 में मेजर स्टेप लिया गया जब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। अब देखो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, तो होता था नहीं होता था। सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज़, है ना। एससी जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सीट्स को भी रिजर्व रखा गया है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है। विमेन के लिए रिजर्व किया गया है सीट्स 1/3, जो कि अब स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में भी लॉज एक्ट तो बन गया है, बट वो लागू होने में थोड़ा अभी टाइम लगेगा। पंचायती राज में हम लोग देखते हैं, अपने बिहार का एग्जांपल ले ले तो 50% तक सीट्स रिजर्व है विमेन के लिए, बट 1/3 तो हर जगह होना ही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इन इलेक्शंस को देखती है, कराती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है हर साल अपने बजट में बताती है कि ये, या सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि इतना पैसे जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जाएगा, है ना। फाइनेंस कमीशन में वो चीज़ पता चलता है। रूरल लोकल सेल्फ, अब देखो गांव वाला जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, और शहरी वाले को अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी पंचायती राज में देखो एक होगा वार्ड, जो वार्ड के लेवल पे जो मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर्स जीतते हैं, बहुत सारे वार्ड मेंबर्स के ऊपर क्या मुखिया है, फिर पंचायत समिति है, फिर ब्लॉक लेवल पे क्या है ब्लॉक समिति, यानी कि वो बोलते हैं प्रमुख बोलते हैं, फिर जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं, फिर जिला परिषद के प्रेसिडेंट होते हैं,
अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ठीक है। तो ये रहा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ है अब तक, क्योंकि विमेन का रिजर्वेशन की वजह से उन लोगों को भी अपने मतलब पॉलिटिकली एम्पावर होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां भी है। कमी क्या है कि अभी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रेवेन्यू का कमी देखने को मिलता है, क्योंकि उनको टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं मिला है, ठीक है। और विमेन को तो रिजर्व कर दिया है सीट्स, लेकिन क्या ट्रू सेंस में वो लोग एम्पावर हो रहे हैं? उनके जो हस्बैंड्स हैं कहीं ना कहीं वही जा कर के चीज़ों को देख रेख करते हैं। तो चलो ये अपने आप में एक अच्छा साइन है कि कम से कम रिजर्व तो किया कि विमेन बाहर निकल के आई, कंटेस्ट की इलेक्शंस। लेकिन जो कमियां रह रहा है उसे भी दूर करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये देखो अपने आप में इतना बड़ा नंबर, 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चुने हुए हैं। तो इतने बड़े देश में इतने सारे लोग भी हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं वो तो अच्छा है ही। जो कमी रह रहा है ना, टाइम टू टाइम इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन फंड ही नहीं है। तो कोई काम होना है लोकल लेवल पे तो वो होगा कैसे? फंड की कमी आएगी, है ना। ट्रू सेंस में एम्पावर करना है लोगों को। तो ये सब रहा आपका कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कमी। दैट्स इट।